नमस्कार साथियों। पॉलिटी स्पेशल जो हमारा बैच है, संविधान का जो स्पेशल हमारा बैच है, उसमें हम पंचायत और नगर पालिकाओं के विषय में बात कर रहे थे। आज की जो हमारी क्लास है वो भी पंचायत और नगर पालिका के विषय में ही रहने वाली है। और आज की क्लास में विशेष रूप से हम पंचायत और नगर पालिकाओं के संदर्भ में जिन बिंदुओं पर बात करेंगे वो बिंदु है सबसे पहला कि क्या केंद्र शासित प्रदेश जो हैं या जिन्हें यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है, उनमें भी स्थानीय प्रशासन के जो प्रावधान है, पंचायत और नगर पालिकाओं के जो प्रावधान है वो लागू होते हैं या नहीं होते हैं, क्या किसी प्रकार की छूट उन्हें प्राप्त है। इसके अतिरिक्त कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा अन्य कुछ ऐसे प्रदेश जहां नगर पालिका और पंचायतों संबंधी जो प्रावधान हमारे संविधान के भाग 9 और भाग 9A में दिए गए हैं, क्या उनसे किसी प्रकार की छूट प्राप्त है कुछ क्षेत्रों को। इसके अतिरिक्त एक पीसा एक्ट क्या होता है, पंचायतों के संदर्भ में एक विशेष प्रकार का जो एक्ट है पीसा एक्ट, वो क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में। और जिला योजना समिति, महानगर योजना समिति और वार्ड समिति जिनका हमारे संविधान में वर्णन किया गया है वो क्या होती हैं, उनकी संरचना क्या होती है, उनके कार्य क्या होते हैं, इस संबंध में भी हम बात करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्वशासन से संबंधित कुछ अन्य संस्थाएं हैं, जैसे अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगरीय क्षेत्र न्यास परिषद और छावनी क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम क्लास के अंत में चर्चा करेंगे। चूंकि हम स्थानीय स्वशासन के बारे में बात कर रहे हैं, पंचायत और नगर पालिकाएं स्थानीय स्वशासन का ही एक हिस्सा हैं, तो साथ ही हम पढ़ते चलेंगे कि ये अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगरीय क्षेत्र न्यास परिषद, छावनी जो भी क्या है स्थानीय प्रशासन का ही एक रूप है, ये क्या होती है, किस प्रकार की व्यवस्था इनके संदर्भ में हमारे कानूनों में की गई है। तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय स्वशासन के बारे में कि क्या केंद्र शासित प्रदेश हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें पंचायती राज और नगर पालिका संबंधी जो प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं कि यहाँ पर पंचायतें और नगर पालिकाएं गठित होंगी या नहीं होंगी, किस प्रकार से ये कार्य करेंगी, इसके संबंध में हमारे संविधान में क्या कहा गया है। तो इसके संबंध में हमारे संविधान में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश या यूटीज में, यूनियन टेरिटरीज में भी पंचायत और इसी के साथ नगर पालिका संबंधी जो प्रावधान वर्णित किए गए हैं वो सभी के सभी लागू होंगे। लेकिन यहाँ एक परंतु दिया गया है, एक किंतु दिया गया है। वो किंतु परंतु क्या है, वो परंतु ये है कि राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है, किसी केंद्र शासित प्रदेश के पूरे भाग, पूरे के पूरे क्षेत्र या उस केंद्र शासित प्रदेश के किसी भाग में जो पंचायती राज के प्रावधान है या नगर पालिका संबंधी प्रावधान जो कि हमारे संविधान में दिए गए हैं, वो कुछ संशोधनों के साथ क्या कर सकता है, लागू कर सकता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि पंचायती राज और नगर पालिका संबंधी जो प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं वो केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज में लागू तो होंगे, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो कुछ संशोधनों के साथ उन्हें क्या कर सकता है, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर सकता है। ये बात हुई केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में कि क्या प्रावधान लागू होंगे या नहीं होंगे, इसका उत्तर हमें मिल चुका है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य क्षेत्रों के बारे में जिनको पंचायती राज के जो प्रावधान है और नगर पालिका संबंधी जो प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं उनसे छूट प्राप्त है। आइए देखते हैं किस किस प्रकार के वो क्षेत्र हैं जिनके संदर्भ में हमारे संविधान में जो पंचायती राज और नगर पालिका के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं उनसे छूट उन्हें प्राप्त है। पहला, 5वीं अनुसूची में जो क्षेत्र वर्णित किए गए हैं, देखिए जो जनजाति क्षेत्र का प्रशासन है उसके संदर्भ में हमारे संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूची की व्यवस्था की गई है। तो 5वीं अनुसूची में जो क्षेत्र दर्शाए गए हैं उन क्षेत्रों में पंचायत और नगर पालिका दोनों के ही प्रावधान क्या नहीं होंगे, लागू नहीं होंगे। यानी 5वीं अनुसूची में जो क्षेत्र बताए गए हैं वहां पर पंचायती राज साथ साथ में नगर पालिका संबंधी प्रावधान जो हमारे संविधान में हम पहले पढ़ चुके हैं वो सभी लागू नहीं होंगे। दूसरा, 6वीं अनुसूची में कौन से राज्यों का वर्णन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का वर्णन है। इन क्षेत्रों में भी ना तो पंचायत संबंधी प्रावधान
और ना ही नगर पालिका संबंधी प्रावधान लागू होंगे। तो पहले क्षेत्र तो कौन से हो गए, 5वीं अनुसूची में दर्शाए गए क्षेत्र। दूसरे कौन से हो गए, 6वीं अनुसूची में दर्शाए गए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। यहां भी क्या नहीं होंगे, लागू नहीं होंगे पंचायती राज प्रावधान। तीसरे जो क्षेत्र हैं पंचायतों के संदर्भ में, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के जो संपूर्ण क्षेत्र हैं, कौन कौन से राज्य, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, और इन राज्यों के पूरे क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्र, पूरे राज्य के क्षेत्र में क्या होगा, ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त संविधान में बताई गई है। वो शर्त क्या है, इन राज्यों का विधानमंडल यदि 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा कहता है, यानी इन राज्यों का जो विधानमंडल है उनके जो कुल उपस्थित सदस्य हैं उनके द्वारा 2/3 बहुमत से ये कह दिया जाए कि हमारे यहाँ पंचायती राज के प्रावधान लागू मत करो, तो यहाँ पंचायती राज के प्रावधान लागू नहीं होंगे। उसके बाद चौथी जो व्यवस्था है वो है मणिपुर के लिए। मणिपुर के कुछ पर्वतीय क्षेत्र जहां पर क्या है, जिला परिषद की क्या है, व्यवस्था है, जहां पर जिला परिषद की व्यवस्था है वहां पर भी पंचायती राज संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी पंचायती राज के प्रावधान लागू नहीं होंगे, लेकिन पंचायती राज के जो आरक्षण संबंधी प्रावधान, हमने देखा था कि किस प्रकार से पंचायतों के चुनाव में एससी और एसटी को क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। वो आरक्षण संबंधी प्रावधान, बाकी के प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में लागू होंगे, लेकिन आरक्षण वाले जो प्रावधान हैं वो अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होंगे। एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन से क्षेत्रों में पंचायती राज संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे। पंचायती राज संबंधी प्रावधान सबसे पहले तो 5वीं अनुसूची वाले जो क्षेत्र हैं, जो 5वीं अनुसूची हमारे संविधान की है उसमें जो क्षेत्र वर्णित है वहां पर पंचायती राज के प्रावधान लागू नहीं होंगे। दूसरा, 6वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। तीसरा, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में लागू नहीं होंगे, लेकिन मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में कब लागू नहीं होंगे, जब वहां का जो विधानमंडल है वो 2/3 बहुमत के द्वारा ऐसा कह दे, तब लागू नहीं होंगे। उसके अलावा मणिपुर के जो कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां लागू नहीं होंगे, और अरुणाचल प्रदेश में भी लागू नहीं होंगे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में केवल पंचायती राज में आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है वही लागू नहीं होंगे, शेष प्रावधान लागू होंगे। अब बात करें यदि नगर पालिकाओं के संबंध में, तो नगर पालिका के जो प्रावधान है वो 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे, 6वीं अनुसूची में दर्शाए गए क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। इसके अलावा दार्जिलिंग जो क्षेत्र है, वहां के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां पर गोरखा पर्वतीय परिषद द्वारा प्रशासन किया जाता है, वहां पर भी नगर पालिका संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो इस प्रकार से 5 ऐसे क्षेत्र पंचायत के संबंध में बताए गए हैं जहां पर क्या नहीं लागू होंगे, पंचायती राज के प्रावधान नहीं लागू होंगे, और 3 क्षेत्र किसके संदर्भ में बताए गए हैं, नगर पालिकाओं के संदर्भ में बताए गए हैं जहां नगर पालिका संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे। और ये चीजें हमारे संविधान में बाकायदा लिखी गई हैं, स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। साथ ही एक चीज और जोड़ दी हम, जो कि हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 5वीं और 6वीं अनुसूची की ये जो छूट दी गई है पंचायती राज प्रावधानों के संदर्भ में, उसे संसद चाहे तो समाप्त कर सकती है। क्या कर सकती है, संसद चाहे तो इन क्षेत्रों को जो छूट दी गई है पंचायती राज और नगर पालिका के प्रावधानों के संदर्भ में, उस छूट को संसद क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है, या उन छूट में किसी प्रकार की संशोधन कर सकती है। लेकिन ये संशोधन कैसे किया जाएगा, विधि के द्वारा किया जाएगा, कानून बना के किया जाएगा, या एक्ट बनाकर अर्थात अधिनियम बनाकर किया जाएगा संसद के द्वारा। और इस संदर्भ में संसद ने एक अधिनियम बनाया, और उस अधिनियम को हम जानते हैं पीसा एक्ट नाम से। किस नाम से, पीसा एक्ट। तो आइए देखते हैं क्या होता है पीसा एक्ट। 1996 में ये एक्ट बनाया गया था, और इस एक्ट, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा कि यदि पंचायती राज के प्रावधान को कहां लागू करना हो, 5वीं और 6वीं अनुसूची में जो वर्णित क्षेत्र हैं वहां यदि पंचायती राज के प्रावधान लागू करने हैं तो संसद को एक एक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसी संदर्भ में संसद ने एक एक्ट बनाया जिसके द्वारा 5वीं और 6वीं अनुसूची के में वर्णित जो क्षेत्र हैं वहां पर पंचायती राज के प्रावधानों को लागू किया गया था। और इस पेशा का जो पूरा नाम है वो है पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया एक्ट। 1996 में संसद द्वारा इस एक्ट को बनाया गया था,
और किस लिए बनाया गया था? क्योंकि हमारा जो संविधान है उसके आर्टिकल 243M, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, आर्टिकल कौन सा? 243M, 243M, उसमें ये व्यवस्था की गई है कि 5वीं और 6वीं अनुसूची में जो क्षेत्र वर्णित किए गए हैं, हमारे संविधान की जो अनुसूचियां हैं 12 अनुसूची, उस अनुसूची में से 5वें और 6वें नंबर की जो अनुसूची है उसमें जो क्षेत्र वर्णित किए गए हैं वहां पर पंचायती राज के प्रावधान लागू नहीं होंगे। लेकिन एक कमेटी सरकार ने इस संदर्भ में बनाई, वो कमेटी थी भूरिया कमेटी। 1995 में ये कमेटी गठित की गई। इस भूरिया कमेटी ने ये सिफारिश दी कि इन क्षेत्रों में भी क्या होने चाहिए? पंचायती राज के प्रावधान लागू होने चाहिए। और भूरिया कमेटी की सिफारिश को मानते हुए संसद ने यहां पर पंचायती राज के प्रावधान लागू करने के लिए 1996 में पीसा एक्ट नाम से एक कानून बना दिया, एक अधिनियम बना दिया। इस एक्ट के यदि प्रावधानों को हम देखें तो ये इस एक्ट के प्रावधान क्या करते हैं? जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, उस अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाली जो जनजातियां हैं, उन जनजातियों के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार को क्या करती हैं? सुनिश्चित करती हैं। यानी स्थानीय प्रशासन को तो लागू करती हैं वहां पर, लेकिन इस प्रकार से लागू करती हैं कि वहां की जो जनजातियां हैं उन जनजातियों का अपने रहवासी क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार सुनिश्चित हो पाए। और इसके लिए ग्राम सभा को इस एक्ट के द्वारा, ग्राम सभा को कौन से क्षेत्रों में? 5वीं और 6वीं अनुसूची में जो क्षेत्र वर्णित हैं उन क्षेत्रों में ग्राम सभा को विशेष प्रकार की शक्तियां इस एक्ट के माध्यम से प्रदान की गई हैं, पीसा एक्ट के माध्यम से प्रदान की गई हैं। कौन सी शक्तियां? कि ग्राम सभा को प्राकृतिक संसाधनों पर क्या होगा? अधिकार होगा। प्राकृतिक संसाधन मतलब जल, जंगल और जमीन पर क्या, किसका अधिकार होगा? ग्राम सभा का। इसी प्रकार स्थानीय बाजार को रेगुलेट करने का अधिकार क्या होगा? ग्राम सभा का होगा। इसके अलावा मादक पदार्थों पर नियंत्रण करने का अधिकार भी ग्राम सभा को प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त जनजाति जो उस क्षेत्र में निवास करती है, उस जनजाति की जो सांस्कृतिक पहचान है उससे संबंधित कोई विषय है तो उसका नियंत्रण भी ग्राम सभा के द्वारा ही किया जाएगा। तो इस प्रकार पीसा एक्ट के द्वारा ग्राम सभा को कुछ विशेष प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई ताकि जो जनजाति क्षेत्र हैं उनमें बसने वाली जनजातियों की जो सांस्कृतिक विभिन्नता है या सांस्कृतिक विशेषता हम उसको कहें, उसकी रक्षा की जा सके। इसके अलावा जैसा हमने देखा था क्लास के प्रारंभ में, हमने बात की थी कि पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? पीसा एक्ट के बारे में। और पीसा एक्ट के बारे में हम बात करेंगे हमारे संविधान में कुछ विशेष प्रकार की समितियों का वर्णन स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में किया गया है। वो समितियां कौन कौन सी हैं? एक तो वार्ड समिति जिसका वर्णन आर्टिकल 243S में दिया गया है। दूसरी है जिला योजना समिति जिसका वर्णन आर्टिकल 243ZD में दिया गया है। और एक है महानगर योजना समिति जिसका वर्णन आर्टिकल 243ZE में दिया गया है। आइए देखते हैं एक एक करके ये समितियां क्या होती हैं, गठन किस प्रकार से इनका होता है और क्या क्या कार्य ये समितियां करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं वार्ड समिति की। तो वार्ड समिति के संदर्भ में हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वार्ड समिति का गठन केवल कहाँ होगा? वहां होगा जहां जिन नगर पालिकाओं में जो जनसंख्या है वो क्या है? 3 लाख से अधिक है, उन्हीं नगर पालिकाओं में केवल क्या किया जाएगा? वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। इस कहाँ किया जाएगा वार्ड समिति का गठन? ऐसे नगर पालिका क्षेत्र जहां की जनसंख्या 3 लाख से अधिक है वहां वार्ड समिति का गठन किया जा सकता है। और ये जो वार्ड समिति होगी वो उस नगर पालिका क्षेत्र के या तो एक वार्ड या एक से अधिक वार्डों से मिलकर बनी हो सकती है। एक या एक से अधिक वार्डों से मिलकर बनी हो सकती है। अब प्रश्न उठता है कि इस वार्ड समिति में जो सदस्य होंगे वो कौन कौन होंगे? तो वार्ड समिति के सदस्य वो लोग होंगे, वार्ड समिति जिन वार्डों से मिलकर बनी होगी, नगर पालिका के जिन वार्डों से मिलकर क्या बनी होगी? वार्ड समिति बनी होगी, उन वार्डों के जो सदस्य हैं वो इस वार्ड समिति के भी क्या होंगे? सदस्य होंगे। यानी वार्ड समिति के क्षेत्र में जितने भी वार्ड पड़ते हैं उन वार्डों के जो सदस्य हैं वो इस वार्ड समिति के सदस्य भी अपने आप ही हो जाएंगे। तो वार्ड समिति का गठन कहां किया जाएगा? जहां जनसंख्या 3 लाख से अधिक है। क्षेत्र क्या होगा इसका? या तो एक वार्ड या एक से अधिक वार्डों से मिलकर बनी होगी। सदस्य कौन होंगे?
जो भी वार्ड इसके क्षेत्र में पड़ेगा, वार्ड समिति के क्षेत्र में, उन सभी वार्डों के जो सदस्य होंगे वो वार्ड समिति के भी क्या होंगे, सदस्य होंगे। अब वार्ड समिति का अध्यक्ष कौन होगा, इस बारे में क्या व्यवस्था की गई है कि वार्ड समिति का अध्यक्ष कौन होगा, तो इस बारे में व्यवस्था की गई है कि वार्ड समिति के जो सदस्य होंगे वो ही अपने में से किसी एक सदस्य को क्या चुन लेंगे, अध्यक्ष चुन लेंगे। तो वार्ड समिति का अध्यक्ष क्या होगा, सदस्यों द्वारा अपने में से ही क्या करा जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा। अब मान लो वार्ड समिति क्या है, एक ही वार्ड से मिलकर बनी है। एक, जैसा हमने देखा कि वार्ड समिति या तो एक वार्ड या एक से अधिक वार्डों से मिलकर बनी हो सकती है। मान लो वार्ड समिति एक ही वार्ड से बनी है, तो उस वार्ड का जो सदस्य होगा वो स्वतः ही क्या हो जाता है, अध्यक्ष हो जाएगा। अब बात करते हैं कि वार्ड समिति की संरचना किस प्रकार की होगी, इसका क्षेत्र क्या होगा, इसके जो स्थान है, सदस्य हैं, उनका चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा, इन सब का जो निर्धारण किया जाता है वो विधानमंडल की विधि के द्वारा किया जाता है। यानी संबंधित राज्य का विधानमंडल बाकी की चीजें निर्धारित करता है। ये सब चीजें तो संविधान में लिख दी गई हैं। इनके अतिरिक्त अन्य जो बातें हैं वार्ड समिति के संदर्भ में, उनका निर्धारण कौन करेगा, विधानमंडल करेगा। कैसे करेगा, एक्ट बनाकर करेगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त विधानमंडल को हमारे संविधान में एक और शक्ति प्रदान की गई है राज्य के विधानमंडलों को, कि राज्य का विधानमंडल चाहे तो इस वार्ड समिति के अलावा अन्य प्रकार की कुछ समितियां भी क्या कर सकता है, अपने राज्य में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में स्थापित कर सकता है। तो राज्य के विधानमंडल को शक्ति है कि वार्ड समिति के अतिरिक्त अन्य समितियों का भी वो गठन अपने राज्य में कर सकता है। ये बात हुई वार्ड समिति की। अगली समिति है जिला योजना समिति। सबसे पहले इसका उद्देश्य यदि हम देखें कि जिला योजना समिति क्या होती है, तो इसके नाम से आपको स्पष्ट है। जिला योजना समिति क्या होती है, जिला पंचायत और नगर पालिका। हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जिला स्तर पर कौन करता है, जिला पंचायत, जिन्हें जिला परिषदों के नाम से जाना जाता है। अब जिला परिषद तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजना बनाती है, इसी प्रकार नगर पालिका शहरी क्षेत्र के लिए योजना बनाती है। तो जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजना बनाएगी और नगर पालिका किसके लिए योजना बनाएगी, शहरी क्षेत्र के लिए योजना बनाएगी। अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजना बनाई गई है, इन योजनाओं के कोऑर्डिनेशन या इन योजनाओं में समन्वय के लिए एक संस्था होनी चाहिए, और वो संस्था कौन सी है, जिला योजना समिति। यानी कि जिला योजना समिति का कार्य क्या होगा, जिला योजना समिति का कार्य होगा जिला पंचायत द्वारा बनाई गई योजना और नगर पालिका द्वारा बनाई गई योजनाओं के मध्य समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन करना, ये ही क्या रहेगा, इसका कार्य रहेगा। कोऑर्डिनेशन करने के अलावा जिला योजना समिति जिले के लिए योजना बनाने का कार्य भी करेगी। यानी जिले के लिए विकास योजना बनाने का कार्य भी जिला योजना समिति करती है। लेकिन जब जिले के लिए विकास योजना जिला योजना समिति के द्वारा बनाई जाती है, उस समय जिला योजना समिति को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ बातों का क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। वो कौन कौन सी बातें ध्यान रखी जाएंगी, सबसे पहले वो योजना, स्थानीय जल, स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर, स्थानीय प्राकृतिक संसाधन और स्थानीय पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में क्या होनी चाहिए, कारागार होनी चाहिए। यानी स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिला योजना समिति जिले के लिए विकास योजना बनाएगी। साथ ही साथ उपलब्ध वित्तीय और अन्य संसाधनों की मात्रा कितनी है, किस किस प्रकार के संसाधन जिले के पास उपलब्ध हैं अपनी विकास योजना तैयार करने के लिए, वो भी ध्यान रखा जाएगा। और इसके अतिरिक्त राज्यपाल कुछ संस्थाओं से परामर्श करने के लिए भी जिला योजना समिति को कह सकता है। तो जब जिला योजना समिति विकास योजना तैयार करेगी तो स्थानीय आवश्यकताओं का ध्यान रखेगी, वित्तीय साधन उसके पास में कितने हैं इसका ध्यान रखेगी, और राज्यपाल यदि किसी संस्था से सलाह लेने के लिए कहे तो विकास योजना तैयार करते समय जिला योजना समिति उन संस्थाओं से सलाह भी लेगी। इसके बाद योजना समिति का जो अध्यक्ष होगा वो इस विकास योजना को राज्य सरकार को भेजेगा। यानी जिला योजना समिति क्या करेगी, विकास योजना बनाएगी, और विकास योजना तैयार जब हो जाएगी, योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाएगा ये हम देख चुके हैं। योजना तैयार हो गई,
तैयार होने के बाद जिला योजना समिति का जो अध्यक्ष है वो इसको किसके पास भेजेगा? राज्य सरकार के पास में भेजेगा। किसके पास भेजेगा? राज्य सरकार के पास में भेजेगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात करी जिला योजना समिति क्या कार्य करती है, ठीक है। कार्य करने के बाद में उन कार्यों को क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को भेजती है। अब हम बात करेंगे जिला योजना समिति की संरचना के बारे में कि ये जिला योजना समिति कार्य तो करती है लेकिन इसके सदस्य कौन होते हैं और अध्यक्ष कौन होता है, अर्थात इसकी संरचना किस प्रकार की होती है उसके बारे में भी हमें जानना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जिला योजना समिति की संरचना के बारे में। जिला योजना समिति की संरचना की यदि हम बात करें तो इस जिला योजना समिति के जो 4/5 सदस्य होते हैं वो तो होते हैं पंचायत और नगर पालिका के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही अपने में से चुने जाते हैं। यानी जो कुल सदस्य होंगे जिला योजना समिति के, उन कुल सदस्यों में से 4/5 सदस्य, कितने सदस्य? 4/5 सदस्य। ये सदस्य तो कौन होंगे? या तो नगर पालिका के या पंचायत, जिला पंचायत या अर्थात जिला परिषद, यानी कि जिला परिषद या जिसे जिला पंचायत कहा जाता है, जिला पंचायत और नगर पालिका, जिला पंचायत और नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य अपने में से ही कुछ सदस्यों का क्या करते हैं, किसके रूप में चुनाव करते हैं? जिला योजना समिति के सदस्यों के रूप में क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। तो 4/5 सदस्य तो कौन होंगे? या तो वो जिला पंचायत के सदस्य होंगे या नगर पालिका के सदस्य होंगे और ये सदस्य ही इस जिला योजना समिति के सदस्यों के रूप में भी कार्य करेंगे। अब जिला पंचायत से कितने सदस्य होंगे और नगर पालिका से कितने सदस्य होंगे वो निर्भर करता है जिला पंचायत और नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली जनसंख्या पर। यानी कितनी तो ग्रामीण जनसंख्या है और कितनी शहरी जनसंख्या है, उसी के अनुपात में जिला परिषदों और नगर पालिकाओं से सदस्य कहां पहुंचेंगे? जिला योजना समिति में पहुंचेंगे। फिर से समझाऊं, जिला योजना समिति के जो सदस्य होंगे वो जिला पंचायत और नगर पालिका के सदस्य होंगे। अब कितने सदस्य तो नगर पालिका से चुने जाएं और कितने जिला पंचायत से चुने जाएं वो किस पर निर्भर करेगा? राज्य की या जिले की, हम कहें जिले की शहरी और ग्रामीण जनसंख्या पर। शहरी जनसंख्या अधिक तो नगर पालिका के सदस्य अधिक होंगे, ग्रामीण जनसंख्या अधिक तो जिला पंचायत या जिला परिषद के सदस्य ज्यादा मात्रा में होंगे। किसमें? जिला योजना समिति में। अब बात करते हैं जिला योजना समिति की ये संरचना के संबंधी उपबंध तो हमने ये देख लिया, ये सब संविधान में लिखा गया। यानी संविधान में इतना लिखा गया है कि 4/5 सदस्य कहां से होंगे? नगर पालिका और जिला पंचायत से होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य सदस्य कौन होंगे इसके संदर्भ में निर्धारण कौन करेगा? बाकी के 1/5 सदस्य जो बच गए वो कौन होंगे इसके संदर्भ में निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? विधानमंडल द्वारा किया जाएगा, संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाएगा, एक्ट बना के या विधि बनाकर किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है जिला योजना समिति का जो अध्यक्ष है वो किस प्रकार से चुना जाए? तो उसके लिए भी ये निर्णय भी किस पे छोड़ दिया गया है? विधानमंडल पे छोड़ दिया गया है कि राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर ये निर्णय करेगा कि अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार से किया जाए। यानी संविधान में तो केवल 4/5 सदस्यों के बारे में बात की गई है, शेष सदस्य कौन होंगे, कैसे होंगे, उसके बारे में विधानमंडल पे छोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष कौन होगा इसका निर्णय भी किस पे छोड़ दिया गया? अध्यक्ष के चुने जाने का तरीका क्या होगा ये भी किस पे छोड़ दिया? ये भी किस पे छोड़ दिया? विधानमंडलीय विधि पर छोड़ दिया। ठीक है। अब कुल सदस्य यदि राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो राजस्थान में जिला योजना समिति जो है उसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? 25। कुल सदस्य कितने होते हैं? 25, जिसमें से 4/5 यानी कि 20। 25 का 4/5, 25 का 4/5 कितना हो गया? 20। तो 20 सदस्य तो क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। क्यों? क्योंकि ये लिखा गया है संविधान में कि 4/5 सदस्य क्या होने चाहिए? निर्वाचित होने चाहिए। 3 सदस्य क्या होते हैं? पदेन होते हैं और 2 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। अब ये जो 3 पदेन सदस्य होते हैं वो अपने पद के कारण जिला योजना समिति का हिस्सा होते हैं। पद के कारण कौन कौन से पद के कारण? जिला प्रमुख क्या होता है? जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है। उस पद के नाते जिला पंचायत का क्या होता है? पदेन सदस्य होता है। इसी प्रकार जिला कलेक्टर भी अपने पद के कारण जिला योजना समिति का हिस्सा होता है।
इसी प्रकार जिला परिषद का सीईओ भी अपने पद के कारण जिला योजना समिति का पदेन सदस्य होता है। मनोनीत सदस्यों की यदि बात करें तो इनका मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, और संबंधित जिले के एमपी और जो एमएलए हैं उनमें से किन्हीं 2 एमपी या एमएलए को मनोनीत सदस्य के रूप में जिला योजना समिति में रखा जाता है। अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो अध्यक्ष जो है वो जिला प्रमुख होता है जिला योजना समिति का। तो ये बात करी हमने जिला योजना समिति के बारे में कि किस प्रकार से इनके अध्यक्ष जो है वो होंगे, इनके सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा, मनोनीत सदस्य कौन होंगे और पदेन सदस्य कौन होंगे। फिर से एक बार सारे प्रावधानों को हम देख लेते हैं। संविधान में क्या कहा गया है कि जिला योजना समिति नगर पालिका और जिला पंचायत के जो कार्य की जो योजनाएं हैं उनमें समन्वय करेगी, स्वयं भी विकास योजना बनाएगी जिले के संबंध में और वो योजना राज्य सरकार को भेजेगी। संरचना की यदि हम बात करें जिला योजना समिति की, उसकी संरचना के संदर्भ में ये कहा गया है कि 4/5 सदस्य तो कैसे चुने जाएंगे? नगर पालिका और जिला पंचायतों में से चुने जाएंगे। शेष सदस्य पदेन या मनोनीत होंगे। पदेन सदस्य कौन कौन होंगे? जिला प्रमुख, जिला कलेक्टर और सीईओ। जबकि मनोनीत सदस्य कौन होंगे? संबंधित जिले से कोई 2 एमपी या एमएलए जिनका मनोनयन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शेष जो व्यवस्थाएं हैं जिला योजना समिति के संदर्भ में वो राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर या कानून बनाकर करेगा। अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो जिला योजना समिति का अध्यक्ष जिला पंचायत का अध्यक्ष अर्थात जिला परिषद का अध्यक्ष अर्थात जिला प्रमुख होता है। तो ये बात हुई जिला योजना समिति के बारे में। अब हम बात करेंगे महानगर योजना समिति के बारे में। महानगर योजना समिति जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है ये कहाँ गठित की जाएगी? महानगरीय क्षेत्रों में गठित की जाएगी और महानगर के क्षेत्रों में वहां की विकास योजना तैयार करने का क्या करा जाएगा? इसके द्वारा कार्य किया जाएगा। विकास योजना तैयार करने का कार्य किया जाएगा। और इस महानगर योजना समिति में भी उस महानगर के अंतर्गत आने वाली नगर पालिकाओं और पंचायत के सदस्य क्या होंगे? शामिल होंगे। नगर पालिका और पंचायत के सदस्य क्या होंगे? शामिल होंगे। कार्यों की यदि हम बात करें तो इसका जो कार्य होगा वो भी जिला योजना समिति की भांति ही होगा कि ये विकास योजना तैयार करेंगे किसके संदर्भ में? महानगर के क्षेत्र के बारे में। और उस विकास योजना को तैयार करके किसके पास में भेजेंगे? राज्य सरकार के पास में भेजेंगे। राज्य सरकार के पास में भेजेंगे। और जब विकास योजना इनके द्वारा तैयार की जाएगी तो विकास योजना तैयार करते समय कुछ बातों का इनको ध्यान रखना होगा। कौन सी बातें? सबसे पहले कि महानगर क्षेत्र का पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन, वहां उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निश्चित कुछ प्राथमिकताएं, महानगर क्षेत्र के पास क्या क्या वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं वो राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा निवेश की क्या संभावनाएं हैं उस क्षेत्र में, महानगर क्षेत्र में, उसको। इसके अलावा यदि राज्यपाल कहता है कि किसी संस्थाओं से परामर्श लो तो उन संस्थाओं से भी परामर्श लेना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं जिला योजना समिति द्वारा जब जिले की विकास योजना तैयार की जाती है तब जिन बातों का ध्यान रखा जाना होता है उन्हीं बातों का ध्यान महानगर योजना समिति महानगर से संबंधित योजना बनाते समय रखती है। और ये योजना बनाकर किसको भेजती है? राज्य सरकार को भेजी जाती है। क्या किसके द्वारा भेजी जाती है? राज्य सरकार को भेजी जाती है। जिला योजना समिति की जिस प्रकार से हमने संरचना की बात की थी उसी प्रकार हम महानगर योजना समिति की संरचना के बारे में भी बात करेंगे जिसके संदर्भ में हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। जैसे जिला योजना समिति के बारे में ये उल्लेख किया गया था कि उसके 4/5 सदस्य निर्वाचित होंगे, उसी प्रकार महानगर योजना समिति के बारे में क्या कहा गया है कि इसके 2/3 सदस्य क्या होंगे? निर्वाचित सदस्य होंगे। और ये सदस्य कौन होंगे? ये उस महानगर क्षेत्र में जो पंचायतें पड़ती हैं उनके अध्यक्ष होंगे। साथ ही साथ उस क्षेत्र में, उस महानगर क्षेत्र में जो नगर पालिका पड़ती है उन नगर पालिका के सदस्य होंगे। और नगर पालिका के सदस्यों में से अपने में से ही कुछ सदस्यों को महानगर क्षेत्र की जो योजना समिति है उसमें चुन लिया जाएगा। यानी सदस्य जो महानगर
महानगर क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिकाएं और पंचायतें पड़ती हैं, उनके सदस्यों द्वारा अपने में से कुछ सदस्यों को ही किसमें चुना जाएगा, इस महानगर योजना समिति में चुना जाएगा। अब कितने सदस्य तो कहां से आए, जिला पंचायतों से आए, और कितने सदस्य नगर पालिका से आए, इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के द्वारा होता है। ग्रामीण जनसंख्या यदि अधिक होती है तो जिला पंचायतों से अधिक सदस्य किसमें आएंगे, जिला योजना महानगर योजना समिति में आएंगे, और शहरी जनसंख्या अधिक होगी तो अधिक सदस्य शहरी क्षेत्रों से आएंगे किसमें, महानगर योजना समिति से। शहरी क्षेत्र मतलब नगर पालिका के सदस्य अधिक मात्रा में शामिल होंगे किसमें, महानगर योजना समिति में। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य जो कार्य क्या क्या महानगर योजना, कुछ कार्य तो संविधान में बता दिए गए, इसके अतिरिक्त और कौन से कार्य महानगर योजना समिति कर सकती है, इसका निर्धारण किसके द्वारा करेगा, किया जाएगा, विधानमंडल द्वारा किया जाएगा, एक्ट बना के या अधिनियम बनाकर या हम कह सकते हैं कानून बनाकर इस प्रकार का निर्धारण किया जाएगा। अब महानगर योजना समिति का अध्यक्ष कौन होगा, इसका निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है, विधानमंडलीय विधि के द्वारा किया जाता है। यानी राज्य की विधानमंडल इस संदर्भ में निर्णय करती है कि महानगर योजना समिति का अध्यक्ष कौन हो। तो ये बात करी हमने जिला योजना समिति, महानगर योजना समिति और वार्ड समिति के बारे में, क्या इनकी संरचना होती है, इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, कहाँ ये गठित की जाती हैं और किस प्रकार के कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। अब कुछ और संस्थाएं भी हैं जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं, लेकिन इनका वर्णन हमारे संविधान के अंतर्गत नहीं दिया गया है, अपितु या तो ये किसी संसदीय अधिनियम अर्थात एक्ट के द्वारा, जब एक्ट के द्वारा स्थापित हुई इसका मतलब ये संस्था कौन सी हो गई, सांविधिक। तो कुछ स्थानीय स्वशासन से संबंधित संस्थाएं हैं जो पार्लियामेंट्री एक्ट संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित हुई हैं, और कुछ कार्यकारी आदेश के द्वारा क्या की गई है, स्थापित की गई हैं। कौन कौन सी ये संस्थाएं हैं, पहला अधिसूचित क्षेत्र समिति, दूसरा नगरीय क्षेत्र, तीसरा न्यास पत्तन और चौथा छावनी परिषद। आइए एक एक करके इन सभी क्षेत्रों को हम देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में ये किस प्रकार से कार्य करती हैं। हालांकि इनका वर्णन संविधान में नहीं दिया गया, परंतु चूंकि ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित है इसीलिए हम स्थानीय स्वशासन वाले चैप्टर्स में इनका उल्लेख कर रहे हैं, इनको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले है अधिसूचित क्षेत्र समिति। अधिसूचित क्षेत्र समिति, अब अधिसूचित क्षेत्र जो समिति है उसका गठन किया जाता है कहां पर, औद्योगिक कस्बों में। औद्योगिक कस्बों में या तो औद्योगिक कस्बों में जहां पर उद्योग अधिक मात्रा में लगे हुए हैं वहां, या फिर किसी राज्य की सरकार क्या कहे, किसी क्षेत्र को महत्वपूर्ण माने उस क्षेत्र में भी क्या कर सकती है, अधिसूचित क्षेत्र समिति की स्थापना कर सकती है। और इसकी स्थापना जो होती है वो संसद के किसी एक्ट के द्वारा नहीं होती, अपितु सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा होती है। इसलिए ये अधिसूचित क्षेत्र समिति सांविधिक संस्था नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति ना तो संवैधानिक संस्था है और ना ही सांविधिक संस्था है, क्योंकि ना तो इसका उल्लेख संविधान में है और ना ही ये किसी पार्लियामेंट्री एक्ट या संसदीय अधिनियम के द्वारा स्थापित हुई है। ठीक है, जब भी इसकी स्थापना की जाएगी या गठन किया जाएगा तो राज्य सरकार का जो राजपत्र होगा, गजट होगा, उस गजट में इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी और इस अधिसूचना या नोटिफिकेशन के माध्यम से ये स्थापित की जाएगी। और नोटिफिकेशन में ये बताया जाएगा कि संविधान में जो शहरी शासन से संबंधित प्रावधान हैं उन प्रावधानों में से कौन कौन से प्रावधान इस पे लागू होंगे। यानी अधिसूचित क्षेत्र समिति में शहरी स्वशासन के केवल वही प्रावधान लागू होंगे जो अधिसूचना में लिखे जाएंगे, नोटिफिकेशन में लिखे जाएंगे, अन्य प्रावधान नहीं लागू होंगे। तो अधिसूचित क्षेत्र समिति की स्थापना कहाँ की जाती है, औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण कस्बों में की जाती है, राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा जारी की जाती है, और अधिसूचना में जो जो बातें लिख दी जाती हैं वही बातें उस अधिसूचित क्षेत्र समिति पर लागू होती हैं। चूंकि नोटिफिकेशन द्वारा इनकी स्थापना हुई है तो ये ना तो क्या है, संवैधानिक संस्था है और ना ही सांविधिक संस्था है। अगली बात करते हैं हम नगरीय
क्षेत्र के बारे में, ये भी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है और इसका जो गठन किया जाता है वो सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज होती हैं, उन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर स्थानीय स्वशासन के लिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन नगरीय क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। तो नगरीय क्षेत्रों की स्थापना कहां? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के आसपास जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के लिए नगरीय क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। अगला है छावनी परिषद। छावनी परिषद सेना से संबंधित है, आइए जानते हैं इसके बारे में भी। सेना का जो क्षेत्र होता है, सेना द्वारा प्रशासित क्षेत्र में जो सिविलियन लोग रहते हैं, सेना के अतिरिक्त जो अन्य लोग रहते हैं, उनके प्रशासन के संदर्भ में किसका गठन किया जाता है? छावनी परिषद का गठन किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा ये छावनी परिषद गठित की जाती है और इन छावनी परिषदों का जो प्रशासन किया जाता है वो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और छावनी क्षेत्र के अंतर्गत, उस छावनी या मिलिट्री एरिया के अंतर्गत जो सिविलियन रहते हैं, उन सिविलियंस के यानी आम आदमी, सेना के अलावा जो आम लोग रहते हैं, आम जन जो रहता है, उनके प्रशासन के संदर्भ में छावनी परिषदों का गठन किया जाता है। छावनी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो सेना का कोई अधिकारी होता है, अर्थात सेना का अधिकारी अपने पद के कारण छावनी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो ये एक पदेन व्यक्ति होता है और पदेन अध्यक्ष छावनी परिषद का होता है। उपाध्यक्ष की यदि हम बात करें तो छावनी परिषद के जो सदस्य हैं वो सदस्य अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को छावनी परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में चुन लेते हैं। बात करें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, कार्यकारी अधिकारी की, तो छावनी परिषद का जो कार्यकारी अधिकारी होता है वो राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को छावनी परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, कार्यकारी अधिकारी के रूप में मनोनीत करता है। सदस्यों की यदि हम बात करें तो छावनी परिषद के सदस्यों में से कुछ सदस्य तो क्या होते हैं? मनोनीत किए जाते हैं और कुछ सदस्य क्या किए जाते हैं? निर्वाचित किए जाते हैं। ये बात हुई छावनी परिषद की। छावनी परिषद से पहले हमने बात की थी नगरीय क्षेत्र की, उससे पहले अधिसूचित क्षेत्र समिति। तो 3 स्थानीय स्वशासन से संबंधित ऐसी संस्थाएं जिनका वर्णन हालांकि संविधान में नहीं है, लेकिन यहाँ स्थानीय स्वशासन के कुछ उपबंध लागू होते हैं, इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति, उसके बाद नगरीय क्षेत्र, उसके बाद छावनी परिषद और अंत में न्यास पतन की हम बात करेंगे। न्यास पतन, देखिए न्यास पतन क्या है? सबसे पहली चीज, ये सांविधिक संस्था है। सांविधिक का तात्पर्य, सांविधिक का इसका तात्पर्य क्या है? पार्लियामेंट या विधानमंडल के किसी एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई। तो संसदीय अधिनियम द्वारा न्यास पतन की स्थापना की जाती है और संसदीय विधि द्वारा ये चूंकि स्थापित हुआ है, इसीलिए इसे सांविधिक संस्था कहा जाता है। अब जितने भी पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स के निकट, बंदरगाहों के आसपास जो क्षेत्र होते हैं, वहां पर स्थानीय प्रशासन के संबंध में, स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में इन न्यास पत्नों का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। और बंदरगाह के आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा, वहां पर व्यवस्था और वहां पर नागरिक सुविधा प्रदान करने का कार्य इन न्यास पत्नों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने स्थानीय स्वशासन से संबंधित पंचायत और नगर पालिका के कुछ प्रावधानों की तो बात करी है, उसके अतिरिक्त संविधान के अलावा भी कुछ ऐसी संस्थाएं जो स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में कार्यरत हैं उनकी हमने बात की। मिलते हैं अगली क्लास में। स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज और नगर पालिका के संदर्भ में कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।